Everyone, Chapter 9 Respiration in Organism, Part 4. In previous video, we have to read about the human respiratory system. In system, some organ are included like nostril, nasal cavity, trachea, bronchi, broncholi, alveoli, and important part of the lungs. और हमने इसी के साथ साथ में लंग्स के साथ में हमने ये भी रीड किया था कि डायफ्राम जो है वो किस तरह से हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। आज टू शो द रोल ऑफ डायफ्राम इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन विच एक्टिविटी थर्ड, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है। इसे आप इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि हमने ये एक बॉटल लिया है और बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। कट करने के बाद में इसके नीचे की साइड जो है हमने बैलून से इसको बांध दिया है और ऊपर की साइड इसके माउथ के ऊपर कॉर्क लगाया जिसमें ऑलरेडी होल बना हुआ है और होल के अंदर हमने ट्यूब की एक ट्रैकिया बोनकाई की शेप में से पाइप जो है रबड़ को के अंदर इसके अंदर फिट किया। फिर आपने ये देखा है कि साथ ही इसके नीचे वाला हिस्सा जो है बैलून से अटैच कर दिया है। डायफ्राम किस तरह से वर्क करता है उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते समय हमारा डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड्स कंडीशन में वर्क करता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जब आप बैलून की जो डायफ्राम ये रबड़ प्लास्टिक की जो बनी हुई शीट है उसको नीचे की ओर डाउनवर्ड्स प्रेस करते हो, खींचते हो, तो उस समय बॉटल का अंदर का एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे ही एरिया इंक्रीज़ होता है तो इनहेल की गई ऑक्सीजन जो एयर होती है वो अंदर एंटर करती है और जिसकी वजह से बैलून जो होते हैं वो फूल जाते हैं, इन्फ्लेंट हो जाते हैं, फूलकर इस तरह से इनका शेप जो होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड करने पे। लेकिन जैसे ही हमने इस रबड़ की शीट को वापस से अपवर्ड किया, ऊपर की ओर करने पे इसका एरिया भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा अंदर का। जैसे ही एरिया डिक्रीज़ होता है बैलून की एयर जो होती है वो बाहर रिमूव कर दी जाती है, तो इसी तरह से ये एक्सेल हो जाता है। तो हम इस तरह को ब्रीथिंग के प्रोसेस को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारा डायफ्राम डाउनवर्ड कंडीशन में नीचे पुश होता है तो एयर इनहेल होती है और लंग्स जो होते हैं हमारे फूल जाते हैं, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर होता है, अपवर्ड करता है, तो हमारे चेस्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लंग्स जो होते हैं उनके अंदर भरी हुई एयर पे पुश लगने की वजह से वो बाहर एक्सेल हो जाती है। इस तरह से हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़। हमेशा जो है ब्रीथिंग अपने नोज़ से करनी चाहिए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज इनहेल थ्रू योर नोज़, बिकॉज नोज़ हैज़ टाइनी एयर एंड म्यूकस। हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे बाल जो होते हैं हेयर वो प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ म्यूकस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस और हेयर जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल, जब हम एयर इनहेल करते हैं उस समय डस्ट पार्टिकल जो होती है वो हेयर और म्यूकस के द्वारा की कर ली जाती है, ट्रैप कर ली जाती है, और ट्रैप करने के बाद में करने की वजह से ये आगे एंटर लंग्स में एंटर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है The air you inhale contains 0.04% of carbon dioxide, 21% of oxygen and some amount of water vapor। जब आप इनहेल कर रहे हो उस समय आपकी इनहेल के समय एयर के अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 21% ऑक्सीजन और वाटर होता है। लेकिन जब हम एयर एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करने पर 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी यहाँ पे CO2 की मात्रा जो है वो इंक्रीज़ हो गई। 16.4% जो ऑक्सीजन होती है, यानी जो 21% ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा जो है वो डिक्रीज़ हो गई। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में यूज़ कर लिया। और वाटर वेपर इट शो दैट सम ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप इन आवर बॉडी, यानी कुछ ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के थ्रू ये समझना है टू शो द एक्सेल एयर कंटेन CO2। अब हम जो एयर एक्सेल करते हैं तो इस एक्सेल एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। या आप किस एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हो, तो उसमें आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि आप इसके अंदर एक आप टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक फ्रेश लाइम वाटर फिल करना है,
लाइम वाटर, फ्रेश लाइम वाटर फिल कर दिया। उसके बाद में इसके अंदर एक स्ट्रो जो है वो इंसर्ट करो। स्ट्रो इंसर्ट करने के बाद में जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो ब्रीथ आउट करने पे ये जो सॉल्यूशन है, ब्रीथ आउट आपको स्ट्रो के थ्रू करना है माउथ में रखकर। जब आप ये स्ट्रो से ब्रीथ आउट करते हो तो ये जो मुंह की एयर जो होती है वो इन एक्सेल एयर जो होती है वो किस में जाएगी, अब इसके टेस्ट ट्यूब में जाएगी। टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर। लाइम वाटर ये हम पहले भी चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि लाइम वाटर में जब CO2 प्रेजेंट कर जाती है तो उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। तो आपने भी जैसे ही एक्सेल किया तो इसका सॉल्यूशन का कलर जो है मिल्की कलर हो जाएगा। तो इससे शो होता है कि जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी एक्सेल एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी फिफ्थ, टू शो द एक्सेल एयर कंटेन वाटर वेपर। हम जब एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करते समय हमारे माउथ से निकलने वाली एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। इसे आप किस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हो, इसको आप कॉमनली रेगुलर करते हो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो यू विल ऑब्जर्व द मिरर बिकम क्लाउडी, और अपने माउथ से कुछ एयर बाहर आउट करते हो तो आपने देखा होगा कि मिरर के ऊपर जो है कुछ क्लाउडी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बिकॉज वाटर वेपर present in the air. एक्सेल कंडेंस और ड्रॉपलेट और वाटर टचिंग होल्ड सरफेस ऑफ द मिरर। जैसे ही आपने बाहर की तो उसके मुंह से निकलने वाली जो ड्रॉप वगैरह जो होती है, पानी की बूंदें वगैरह जो होती है वो मिरर पे जाके उसकी ठंडी सरफेस पे होने की वजह से वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है एक तरह से। तो वो हमें क्लाउडी फील होती है, जिससे ये पता चलता है कि एक्सेल करते समय उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। कैसे बताओगे कि आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग का मतलब हुआ इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग का मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकलना। ये प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ये प्रोसेस। और जबकि रेस्पिरेशन जो होती है वो केमिकल प्रोसेस होती है दैट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। इसके अंदर फूड जो हम खाते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। नो एनर्जी इज़ रिलीज। ब्रीथिंग के अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है रिलीज नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में हमें फूड के ब्रेक डाउन से एनर्जी प्राप्त होती है। इट अकर आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर की ओर होती है जबकि सेल के इनसाइड होती है। इस तरह से हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को समझ सकते हो। थैंक यू।